हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आपसे अपने एनसीएफ 2005 के नोट्स शेयर करे थे, शॉर्ट नोट जो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करे हैं। और मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने एनईपी 2020 के क्वेश्चन और थोड़े शॉर्ट नोट जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे एनईपी 2020 बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इस टाइम ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। हमें नेसेसरी चीज़ें पढ़नी है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमें थ्योरी नहीं लिख के आनी, हमें उतना करना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे शॉर्ट नोट है और ये आपको DSSB, KVS, NVS, सुपर डेट सभी में ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या मेरे शॉर्ट नोट देखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप इसमें से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ, हमसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पहला कि राष्ट्रीय नीति 2020 में किसकी वकालत की गई है। यानी एनईपी को फ्रेंड्स हम हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी है कि ये है क्लासरूम, यानी हमें क्लासरूम को बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, यानी अधिगम को पर्यावरण से जोड़ें। वैचारिक अवबोध, यानी बच्चों की जो थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट करना है, उससे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में उनको ऐसी चीज़ें देनी है जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो। विविध छात्रों का समावेश, यानी हमें अलग अलग तरीके जो छात्र हैं, कोई स्पेशल चाइल्ड है, कोई नॉर्मल चाइल्ड है, हमें सबको एक साथ बिठा के एजुकेशन देनी है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। और करके सीखने वाली गतिविधियाँ। फ्रेंड्स, हमको ये नहीं कि सिर्फ हमने उनको बुक पढ़ा दी और हो गया, नहीं, हमें उनसे ऐसी चीज़ें करानी है जिनसे वो एक्सपेरिमेंट करें और कुछ लर्न करें। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही हमें पता चल रहा है कि वो लड़कियों के लिए, तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवासीय सुविधा प्रदान करना है। और आपके आसपास कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होंगे भी। और फ्रेंड्स, एनईपी 2020 में क्या क्या सुधार शामिल किया गया था। यानी जो पुरानी एनईपी थी, जब हमने 2020 की जब एनईपी आई थी उस टाइम बहुत सारी नई चीज़ों को इंक्लूड करा गया था। तो पहली है समान और समावेशी शिक्षा, यानी सभी बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड हो या नॉर्मल चाइल्ड हो, सभी को हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है, यानी सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं छोड़ना, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीएफ में भी हमें ये वाली चीज़ें देखने को मिली थी और एनईपी में भी हमें ये देखने को मिली है। फिर है फ्रेंड्स, नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4। फ्रेंड्स, ये जो 5+3+3+4 जो संरचना है वो मैंने पीछे अच्छे से डिस्क्राइब करी हुई है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। फिर है स्कूल शिक्षा नियामक प्रणाली, शैक्षिक परिणामों में सुधार करना। यानी क्या लक्ष्य है इसका, ये जो हम बच्चों का रिजल्ट देखते हैं, आपने देखा जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारा रिजल्ट दिया था तो उसमें सिर्फ ये मेंशन होता था कि हमने कितने % मार्क्स अचीव करे, लेकिन नहीं, अब के रिजल्ट में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं कि बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चा क्लास में कितना इनरोल हो पाता है, यानी उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हमें देना है। ये नहीं कि सिर्फ हमें उसका कितना पढ़ा है उसने, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं, वो पढ़ाई में अगर थोड़ा कम भी है तो क्या पता वो खेल कूद में ज़्यादा अच्छा हो, क्या पता वो एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, तो हमें उस चीज़ में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये सब हमें एनईपी मिलता है। 1947 से 2024 तक कितनी एनईपी आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली एनईपी है वो आई थी 1968 में, फिर उसके बाद 1986 में आई थी और उसके बाद जो आई थी 2020 में, यानी जो 2020 वाली एनईपी है वो 3rd नंबर की एनईपी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 5+3+3+4 का जो एनईपी में तरीका दिया हुआ है वो आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है 5, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल एज। तो जो 5 वाली जो एज है उसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहली 2
साल के लिए और दूसरा 3 साल के। जो 3 साल वाला है उसमें बच्चा आंगनवाड़ी में बैठता है या प्री स्कूल में या फिर बाल वाटिका में। और जो होता है NC KG LKG जो होता है वो 3 साल के लिए होता है। ये 3 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स फिर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें NC KG LKG और फर्स्ट सेकंड को 5 में इंक्लूड करा गया है। इसको हम फाउंडेशनल भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर है हमारा 3, इसमें क्लास 3 से लेके 5th तक, 3, 4 एंड 5th, इसको हम प्रीपैरेटरी बोल सकते हैं। और इसमें जो एज होती है बच्चे की वो 8 से लेकर 11 साल होती है। फिर है फ्रेंड्स मिडिल, जिसमें क्लास 6 to 8, ये भी 3 क्लासों के लिए है और इसमें एज होती है बच्चे की 11 से लेके 14। फिर आता है हमारा 4th स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, और ये क्लास 9 से लेके 12 तक होती है। और इसकी एज होती है वो एज 14 से लेके 18 तक होती है। तो फ्रेंड्स 5 + 3 + 3 + 4 का जो क्राइटेरिया NEP में दिया है वो इस तरीके से। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है। फ्रेंड्स मैंने ना इसमें वही चीज़ इंक्लूड करी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। अगर आपको लगे कि मैंने बहुत शॉर्ट नोट तैयार करे तो मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करे हैं। तो जो 1986 में जो NEP आई थी फ्रेंड, उस टाइम जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। और 1992 में ना इसमें कुछ सुधार किए गए थे। फ्रेंड्स कभी कभी ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि 1992 में भी NEP आई थी, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। 1986 में जो NEP आई थी उसमें कुछ चेंजेज हुए थे, कुछ सुधार हुए थे, वो 1992 में हुए थे, लेकिन 1992 में कोई भी NEP नहीं आई थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो जब हमारे PM राजीव गांधी थे उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था। और फिर है फ्रेंड्स 2020 में जब NEP आई थी तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी थे। और जो इसका आदर्श वाक्य है वो है शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें। फिर वर्ष 2015 में MHRD ने NEP 2020 बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। फ्रेंड जो NEP 2020 की जो प्रक्रिया थी वो MHRD द्वारा 2015 में ही शुरू हो गई थी और 5 साल बाद ये बन के तैयार हुई। नई शिक्षा नीति विकास के लिए समिति ने मई 2016 में स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। फ्रेंड्स मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम जिंदा थे, वो उस टाइम अध्यक्ष थे, लेकिन बाद में वो एक्सपायर हो गए थे। तो हमसे ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो अध्यक्ष कौन रहे थे। तो फ्रेंड्स हमें TSR सुब्रमण्यम नहीं करना, हमें K कस्तूरीरंगन करना है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति ने 31 मई 2019 को MHRD को नीति सौंपी। तो आपको एग्ज़ाम में K कस्तूरीरंगन पे टिक करना है। जो NEP आई थी फ्रेंड्स वो 29 जुलाई 2020 को आई थी। फ्रेंड्स MHRD का हिंदी में नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और बाद में इसका नाम भी बदल दिया था। इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। करंट में इसको हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब NEP का क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या लक्ष्य है, हम वो जान लेते हैं। तो NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक पूर्वी स्कूल से माध्यमिक स्तर तक की GER को 100% तक बढ़ाना है, जबकि व्यवसाय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में GER को 26.3%, ये 2018 में थी, 26.3% 2018 का है, से 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 को मंजूरी दी गई थी। फ्रेंड्स आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लेना। इस नीति ने 34 साल पुरानी NEP 1986 का स्थान ले लिया। NEP भारत में शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाने के इरादे से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मौजूद गुणवत्ता, समानता, सामर्थ्य, जवाबदेही और पहुंच की चुनौतियों के खिलाफ काम करती है। यानी जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है ये उसको इग्नोर करके नई चीज़ों को हमें बताती है और एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाती है। NEP 2020 का लक्ष्य क्या क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना,
कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय बनाने को मंजूरी दे दी थी। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव होनी चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सीखने के लिए अत्यावश्यक और ज़रूरी शर्त के रूप में लिया जाएगा। ड्रॉप आउट दरों में कटौती करना और सभी स्तरों पर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ड्रॉप आउट का मतलब फ्रेंड जो बच्चे अपनी जब पढ़ाई कर रहे तो स्कूल को बीच में ही छोड़ देते, ड्रॉप आउट कर देते, हमें उनको बहुत कम करना है। और ये है फ्रेंड्स FLN और निपुण। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा क्योंकि इनमें टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है। और तो इनमें यही सिखाया जाता है। जब हम टीचर बन जाएंगे फ्रेंड्स तो हमें भी ये सारी चीज़ें करनी है। फिर है फ्रेंड्स अधिगम, समग्र, एकीकृत, आनंदमय और आकर्षक होना चाहिए। जब हम बच्चों को कोई लर्निंग कुछ चीज़ सिखा रहे हैं या कोई टॉपिक हम उनको करा रहे हैं तो हम इस तरीके से करेंगे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, वो बोर ना हो, और हमें बच्चों को डांटना नहीं है, हम बच्चों को हर चीज़ें प्यार से करानी है। आवश्यक शिक्षण और आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को कम करना है, यानी उनको जो सिलेबस है हमें उसको कम करना है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। हमें यही नहीं कि बच्चों को अगर हमको इंग्लिश आती है तो हम बच्चों को बोले नहीं आपको इंग्लिश में ही करना, नहीं, बच्चों को जिस भी लैंग्वेज में वो समझ पाते हो हमें उनको उसी लैंग्वेज में बातें करनी है। और अगर वो मल्टीपल लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो हमें उनको रोकना नहीं है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई लैंग्वेज को सीखेंगे, तो हमें उनको ऐसा करने से नहीं रोकना। पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना। उनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए जो उनको समझ में नहीं आए। आवश्यक विषयों और कौशल और क्षमताओं का पाठ्यचर्या एकीकरण। स्थानीय सामग्री और स्वाद के साथ राष्ट्रीय पुस्तकें। छात्र विकास के लिए परिवर्तनशील मूल्यांकन। प्रतिभाशाली के लिए सहायता। कोई बच्चा ज़्यादा समझदार है, ब्रिलियंट है, तो हमको उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो और ज़्यादा आगे बढ़े। फिर है फ्रेंड्स NEP 2020 के उद्देश्य। तो 2035 तक प्री स्कूल से माध्यमिक तक 100% स्कूल नामांकन हासिल करना है, यानी 100% सकल नामांकन हासिल करना है हमको 2035 तक। 5+3+3+4 के रूप में डिज़ाइन किया गया, जो मैंने अभी आपको बताया था, जहां 3 से 8 वर्ष की आयु तक मूलभूत चरण के लिए 5 वर्ष हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट और सेकेंड वाला पार्ट, और एक प्री नर्सरी जो होता है, प्री नर्सरी NC KG। वो कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स वो हमारी मदर टंग होनी चाहिए। शिक्षक द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ द्विभाषी दृष्टिकोण का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज का भी। स्थानीय सामग्री और स्वाद वाली राष्ट्रीय पुस्तकें, यानी ऐसी पुस्तकें जो बच्चों की मातृभाषा से कनेक्ट हों और उनके आसपास के रूरल एरिया से बिलोंग करती हों, ताकि बच्चे उनको आसानी से कनेक्ट कर पाएँ और समझ पाएँ। NCERT और SCERT के साथ मिलकर स्थानीय सामग्री वाली किताबें विकसित करें। फिर है NEP 2020 की विशेषताएं। पहला है मूल्यांकन परिवर्तन। मूल्यांकन प्रक्रिया को पुरानी रटने की प्रक्रिया के बजाय उच्च क्रम के चिंतन कौशल, विश्लेषण कौशल, गहन चिंतन और वैचारिक स्पष्टता में बदल दिया जाए, यानी उनको सिर्फ रिजल्ट में उनकी पढ़ाई का ही नहीं बल्कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का, उनके खेल कूद का और सबका वर्णन किया जाए। फिर विशेष प्रतिभा वाले छात्रों के लिए सहायता। जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए NCERT प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए शैक्षिक दिशा निर्देश विकसित करेगा, यानी उनकी आगे की एजुकेशन में उनको हेल्प करेगा। सतत व्यावसायिक विकास। यह बिंदु शिक्षकों के शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए सुधार को संदर्भित करता है। प्रत्येक वर्ष एक शिक्षक को सतत विकास प्रशिक्षण के लिए 50 घंटे भाग लेना है, यानी फ्रेंड्स टीचरों की ट्रेनिंग होती है जिसमें उनको 50 घंटे भाग लेना होता है, जहां उनको सिखाया जाता है कि बच्चों को उन्हें किस तरीके से एजुकेशन देनी है। शिक्षक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। तो 2030 तक शिक्षण के लिए डिग्री 4 साल की एकीकृत BEd डिग्री होगी। 2 साल की डिग्री भी उन्हीं संस्थानों द्वारा प्रदान की जाएगी। यह उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने किसी अन्य विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स ये उनके लिए कि 2030 तक हो सकता है शायद BEd की डिग्री 4 साल की हो जाए, जो इंटीग्रेटेड होगी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए।
इन विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। यानी अभी ये 8th तक है शायद, तो इनको 12वीं कक्षा तक भी बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, भारत में 5% से भी कम लोग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों में 50%, जर्मनी में 75%, दक्षिण कोरिया में 95% से अधिक लोग व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे टाइम पे देखा होगा सिर्फ हमें किताबी ज्ञान दिया गया, हमें कोई भी व्यावसायिक ज्ञान नहीं दिया गया, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अन्य देशों में व्यावसायिक ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है। तो 2025 तक शिक्षार्थी को कम से कम 50% व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होगा। स्नातक की डिग्री हासिल करने के दौरान कई निकास विकल्प प्रदान किए जाएंगे। कॉलेज डिग्री के दौरान शामिल होने और बाहर निकलने की स्वतंत्रता होगी। यानी जैसे वो कोई कोर्स करते हैं तो 1 वर्ष बाद वो डिप्लोमा, 2 वर्ष बाद वो उन्नत डिप्लोमा, और 3 वर्ष बाद डिग्री, और 4 में वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी शामिल हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स। फिर है विद्यालयी नीति। नई नीति का लक्ष्य क्या है? 2 करोड़ स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुक्त धारा में वापस लाया जाएगा। यानी फ्रेंड्स हर साल 2 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, तो हमें उस चीज़ को कम करना है, ड्रॉप आउट को कम करना है। और ये 5+3+3+4 ये मैंने आपको कराया था कि 5 में 3 से 8 तक एज वाले बच्चे, फिर 8 से 11, फिर 11 से 14 और 14 से 18। वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से इंटर्नशिप के साथ शुरू होगी। कम से कम 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई, कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCFTE 2021 NCERT के परामर्श से NCTE द्वारा तैयार किया जाएगा। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी, जो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे NEP 2020 के शॉर्ट नोट। अगर आपको इनसे कोई हेल्प मिलती है तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे ही ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।